कुछ सिंहासन विजय से प्राप्त होते हैं और कुछ मौन, त्याग और एक अभिशाप से बनते हैं जो आने वाला है। हस्तिनापुर में शक्तिशाली कुरु सिंहासन रिक्त पड़ा है। राजा शांतनु अब नहीं रहे। भीष्म, जो सही उत्तराधिकारी हैं, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, ब्रह्मचर्य और बलिदान की वह प्रतिज्ञा जो किसी भी मुकुट से अधिक गहरी गई है। वह पीछे हटते हैं और अब दो राजकुमार दरबार में खड़े हैं। धृतराष्ट्र, बड़े, विशालकाय और शक्तिशाली, लेकिन जन्म से नेत्रहीन, और पांडु, छोटे, शांतचित्त, तीव्र दृष्टि वाले और सक्षम। एक सवाल दरबार में गूंजता है, क्या एक नेत्रहीन पुरुष राज्य का नेतृत्व कर सकता है? क्या वह अपने लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है? मंत्री बहस करते हैं, बुजुर्ग हिचकिचाते हैं। तभी विदुर उठते हैं। धैर्य और स्पष्टता के साथ वह धर्म और कर्तव्य की बात करते हैं। राजा को राज्य का मार्गदर्शन उसी तरह करना चाहिए जैसे सारथी अपने घोड़ों का करता है। दृष्टि के बिना पूरा राज्य भटक सकता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सच्चाई सभी के हृदय में उतर जाती है और पूरे सम्मान के साथ पांडु को राजा घोषित किया जाता है। धृतराष्ट्र झुकते हैं, परंतु उनके नेत्रहीन चेहरे के पीछे गर्व की ज्वाला सुलगती है। भीष्म अपने पत्थर जैसे स्थिर हाथों से मुकुट उठाकर पांडु के मस्तक पर रखते हैं। दरबार में जयघोष गूंजता है, एक नए युग की शुरुआत होती है। पर कोई भी राज्य गठबंधनों के बिना स्थिर नहीं होता। सत्यवती और भीष्म कूटनीति का जाल बुनना प्रारंभ करते हैं। गंधार के दूरवर्ती राज्य में एक राजकुमारी तैयार होती है, गंधारी, राजा सुबल की पुत्री। बुद्धिमान, संयमित और अडिग निष्ठावान। उसे बताया जाता है कि उसका भावी पति नेत्रहीन है। बिना एक पल रुके गंधारी स्वयं को नेत्रहीन कर लेती है, नेत्र पर पट्टी बांधकर अपने भावी पति की अंधकार में भागीदार बन जाती है। एक त्याग जिसकी मांग नहीं की गई, पर जो स्वेच्छा से किया गया। वह धृतराष्ट्र से विवाह करती है और उनका संबंध बनता है मौन और लोहे जैसे संकल्प का प्रतीक। पांडु के लिए मार्ग अलग है। उनका पहला विवाह होता है कुंती से, राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री, जिसे पूर्व में पृथ कहा जाता था। शांत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ कुंती अपने अतीत में छिपे एक शक्तिशाली रहस्य को लिए हुए हैं जो आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल देगा। पर इस क्षण में वह एक रानी है, निष्ठावान और गरिमामय। मद्र राज्य से संबंध मजबूत करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने हेतु एक और विवाह की व्यवस्था होती है। और तब आती है माद्री, मद्र की राजकुमारी। कोमल और सुंदर, पर भीतर से दृढ़ निश्चय। उनकी सुंदरता उनके आत्मबल से मेल खाती है। भिन्न पृष्ठभूमि से होने के बावजूद वह कुरुवंश की विरासत का हिस्सा बन जाती है। पांडु के दोनों विवाह वासना नहीं, बल्कि रणनीति और कर्तव्य से प्रेरित हैं। राज्य की नींव में रखे गए दो पवित्र पत्थर। महल में उत्सव छा जाता है। घंटियां बजती हैं, फूलों की मालाएं सजती हैं और प्रजा अपने युवा राजा और रानियों का जय जयकार करती है। सत्यवती मुस्कुराती हैं, मानो विश्वास हो गया हो कि भविष्य सुरक्षित है। पांडु एक सच्चे शासक के रूप में उभरते हैं, न्यायप्रिय, साहसी और सर्वप्रिय। भीष्म चुपचाप गर्व से देखते हैं। विदुर अपनी सूक्ष्म बुद्धि से मार्गदर्शन करते हैं। और कुछ समय तक शांति बनी रहती है। परंतु भाग्य कभी नहीं सोता। शांति और आत्ममंथन की खोज में पांडु वन की ओर निकलते हैं, एक राजाओं की परंपरागत शिकार यात्रा पर। कोहरा फैला हुआ है। झाड़ियों के बीच दो हिरणों को उलझा देख वह बिना देर किए बाण छोड़ते हैं। जो सन्नाटा आता है वह भारी और अस्वाभाविक होता है। गिरा हुआ हिरण हिलता है और बोल पड़ता है। वह कोई पशु नहीं, बल्कि एक ऋषि था जिसने अपनी पत्नी संग पशु रूप में श्रापित जीवन जिया था। मरते हुए वह श्राप देता है, इस कर्म का दंड अभी नहीं, पर जिस दिन तुम अपनी पत्नी को इच्छा से स्पर्श करोगे, मृत्यु तुम्हें वहीं पकड़ लेगी। ये शब्द पांडु को भीतर से तोड़ देते हैं। वह हस्तिनापुर लौटते हैं, विजयी नहीं, व्यथित होकर। भीष्म, सत्यवती और पूरी सभा के समक्ष वह अपना सत्य प्रकट करते हैं। मैं शापित हूं।
मैं राज्य नहीं चला सकता। मेरा स्पर्श मृत्यु है। कुंती उनके साथ खड़ी रहती हैं, मौन परंतु अडिग। माद्री की आंखों में आंसू है। पांडु अपना मुकुट उतारते हैं, हाथ जोड़ते हैं और पीछे हट जाते हैं। राजा अब एक सन्यासी बनता है। उनकी पत्नियां उनके साथ जाती हैं, आज्ञा से नहीं, प्रेम से। वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं, भव्यता त्याग कर, मौन को अपनाकर। पीछे राजधानी स्तब्ध खड़ी है। सिंहासन फिर से खाली हो जाता है, परंतु इस दुख से परे, इस वनवास की शांति और कर्तव्य की गोद में भाग्य की बीजांकुर फूटने लगते हैं। पांडु की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र आगे आते हैं, राज्याभिषिक्त राजा के रूप में नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के कार्यवाहक शासक के रूप में। हालांकि सिंहासन अब भी प्रतीकात्मक रूप से पांडु की वंशरेखा से जुड़ा है, पर नेत्रहीन राजकुमार अब पूरे राज्य का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, मौन में ही शासन करते हुए, जब तक कि नियति अगला उत्तराधिकारी प्रकट न करे। क्योंकि जो आरंभ होता है एक अभिशाप से, वही एक दिन पूरे संसार की दिशा बदल देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।